भा, भा, पार्ट 12 है, लुसेंट का है। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किया गया है। कहने का सेंस है, यहाँ पर लिखा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से। कहाँ से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। याद रहेगा, आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अंडरलाइन करके बतलाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग नंबर 4 में। कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 36 से 51 तक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का वह कौन सा भाग है? संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अति अनहित है? मतलब किन किन प्रकार के, मतलब संविधान के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। किन किन संविधान के बारे में इसमें चर्चा किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, आर्थिक सिद्धांत के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में? आर्थिक सिद्धांत के बारे में। आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत और उपरोक्त सभी के बारे में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्यों की स्थापना मुख्य उद्देश्य मेरा यही है। इसीलिए मतलब कहने का सेंस है, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू करने का मुख्य उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो यही सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक की स्थापना, या कह सकते हैं कल्याणी राज्यों की स्थापना, या सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक की स्थापना। बात बराबर है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा दिया है? तो केटी शाह ने दिया है। कौन दिया है दोस्तों? केटी शाह ने दिया है। कौन दिया है? केटी शाह ने दिया। जैसे कि यहाँ पर हम जूम कर देंगे, केटी शाह ने दिया। किसने दिया है? केटी शाह ने दिया। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि किस संवैधानिक अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की उपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो 22वें संविधान संशोधन 1976, 22वें संविधान संशोधन 1942 में है, सॉरी 42वें संविधान संशोधन 1900 अधिनियम 1976 के तहत है कि क्या है? सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक कर्तव्य की उपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य दिया जाता है, तो नीति निर्देशक तत्व को दिया जाता है संविधान में कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 12, नीति निर्देश सिद्धांत है बाध्य योग, यानी कहने का सेंस है कि हम
मतलब कि मतलब कि संसद में जाके रिपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब कि हम केस उस या कुछ भी है हम उस पर मतलब कि कह देंगे कि आप ये काम नहीं करवा रहे हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन भाग 30 में तीसरा में था मौलिक अधिकार, उसमें हम अगर कोई भी कुछ होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं जा सकते हैं। उसका मन होगा तो करेगा सरकार का, नहीं होगा तो नहीं करेगा, राज्य के मतलब जो भी मंत्री हो उसका। ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधन, सरकार के पास जो भी संसाधन है उस पर निर्भर करता है। संसाधन का मतलब हो गया भाई नती, जैसे पार्क है, चाहे कुछ है, सड़क हो गया, ये सब क्या है उसका संसाधन है। तो ये सब संसाधन हो गया, वो सारी वस्तु जो हमको काम आता है संसाधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? देखिए भाई, मूल अधिकार अति आप इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आप अति क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर वही दिया है कि मूल अधिकार बाध्य योग है, जबकि राज्य के नीति निर्देशकता तो बाध्य योग नहीं है, जबकि राज्य की नीति निर्देशकता तो बाध्य योग नहीं है। क्लियर, इसके बाद समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकार एवं राज्यों के नीति निर्देशकता तो के विषय में कौन सा कथन सही है? देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 में और नीति निर्देशक भाग 4 में है। दोनों में अंतर यही है कि एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है, यानी कि यह अति मौलिक अधिकार में हम थाना में जाकर रिपोर्ट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, नीति निर्देशकता में हम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, यही इसमें अंतर है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित करता है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित करता है। राज्यों के नीति निर्देश तत्व के बारे में, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कि हाँ भाई ये राज्य क्या है, कल्याणकारी है, राज्य क्या है, कल्याणकारी है। क्लियर, राज्य क्या है, कल्याणकारी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हो गया 16। इसके बाद समझते 17, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकार का हनन हो सकता है, मतलब कुछ मूल अधिकारों को हनन हो सकता है, कुछ बहुत थोड़ा सा, मतलब कहने का सेंस है नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए, चलाने के लिए क्या भाई मूल अधिकार को हनन हो सकता है, तो थोड़ा सा मूल अधिकार का हनन हो सकता है, थोड़ा सा मूल अधिकार का हनन हो सकता है। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना अति सम्मिलित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोत्साहन देता है ना। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में 51 में दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब शांति की बात किया गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के किस संविधान के अति सुनिश्चित द्वारा किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से यह किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और यह 39 में कहा गया है कि क्या है, अनुच्छेद 39 में कि सबको क्या है कि समान, स्त्री और पुरुष को समान वेतन मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 20, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायालय तथा कार्यपालिका के प्राथक का प्रावधान किया गया है? तो याद रखना है दोस्तों, यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी अनुच्छेद कितना में, 50 में, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच 50-50 बांट दिया गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच 50-50 बांट दिया गया है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है कितना, हाँ 21, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्व को इसलिए शामिल किया गया है कि कल्याणकारी राज्य क्या करे, कल्याण करे, राज्य क्या करे, कल्याण करे, राज्य क्या करे, कल्याण करे। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, मूलभूत संविधान में
से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सहित की गई है। मतलब कि मूलभूत संविधान में कौन सा भाग में राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना किया गया है कि लोक के कल्याण होगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि मतलब लोक का कल्याण मतलब कल्याण से रिलेटेड है कि कल्याण करेंगे, उसका मन होगा तो कल्याण करेगा, नहीं मन होगा तो भाई नहीं करेगा। तो ये अनुच्छेद पूछेगा तो 38 हो जाएगा, और भाग पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान का कौन सा अंग कौन सा अंशतः भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की अंशतः मतलब थोड़ा सा, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि मतलब का न्याय प्रदान कर सकता है कौन, तो मौलिक अधिकार भाई उसमें तो सार सीधा चल जाए सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास चल जाएंगे। लेकिन इसमें अंशतः क्या है कि न्याय की बात किया गया है, तो किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। यानी कि क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद अगर जाएंगे तो अनुच्छेद कितना 37 हो जाएगा। 37 की आप 37 में कि आप क्या है, इसमें 37 में यह है कि आप वाध्य योग नहीं है, मतलब कि आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, उसका मन होगा तो वो काम करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। यहाँ तक मतलब कि 37 अनुच्छेद में कहा गया है। इसके बाद हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाते हैं 24 ना, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है, मतलब कौन सा सिद्धांत है ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो अधिराज्य के नीति निर्देशक तत्व का नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा निजी संपत्ति के, ये क्या है, नहीं है दोस्तों, है क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन करना, 14 वर्ष तक के कम बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना, ये 45 अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से बच्चे को अनुसूचित करेंगे। गोवध निषेध, मतलब कि गाय को मारना क्या है दोस्तों, मतलब कि गलत बात है, इस मारने के लिए हत्या नहीं करना है गाय के। गोवध निषेध कहने का सेंस ये हो गया। क्वेश्चन नंबर है 25 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो देखिए यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व क्या नहीं हो जाएगा, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास नहीं होगा। समझ में आ गया दोस्तों, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास नहीं होगा, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास नहीं होगा। होगा क्या, तो ये सब होगा पशु हार ऊपर उठाने के लिए ये सब हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 26, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। तो कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, यह किसमें दोस्तों नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा नहीं वर्णन है, तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। क्लियर है। इसके बाद 27 है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। तो ग्राम पंचायत की स्थापना क्या माना जाता है दोस्तों, समाजवादी माना जाता है। ग्राम पंचायत की स्थापना क्या माना जाता है, समाजवादी माना जाता है। क्या माना जाता है, समाजवादी माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 28, निम्नलिखित निर्देश सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जो गांधीवादी सिद्धांत है। तो वही है दोस्तों, ग्राम पंचायत के बारे में है, जो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में है, जो अनुच्छेद कितना में है, 40 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किस लिए है, तो राज्य के लिए। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किस लिए है, तो राज्य के लिए। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किस लिए है, तो राज्य के लिए है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा है। तो यह दोस्तों 45 अनुच्छेद 45 में है, और 14 वर्ष तक के बच्चा को क्या है, निःशुल्क विधि सहायता, मतलब कि पढ़ाई क्या बोलते हैं, पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ाई के लिए कोई फीस वूस नहीं लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है।
तो देखिए दोस्तों, इसमें यही अधिकार है कि राज्य की नीति मतलब कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, मौलिक अधिकार में जा सकते हैं। इसी प्रकार भिन्न है, यानी परिवर्तनीय नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, मतलब कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर है 33। भारतीय संविधान के कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान किया है? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्वेश्चन नंबर है 34। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 38 में, कि हाँ भाई मेरा मन होगा, मतलब कि उसका मन होगा तो भाई वो कल्याण करेगा, नहीं मन होगा तो नहीं। तो कौन सा अनुच्छेद में है? 38 में। शॉर्टकट में समझना है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि समान न्याय और निःशुल्क विद्युत सहायता का प्रावधान किस में है? तो देखिए 39 के ए में है। 39 में है कि स्त्री पुरुष को समान वेतन मिलेगा, और 39 के ए में है कि मतलब कि निःशुल्क विधि सहायता। क्वेश्चन नंबर 36 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करता है? तो अनुच्छेद कितना है? 40 है। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है भारतीय नागरिक के लिए एक सामान्य सिविल सहायता प्राप्त करने की है? तो 44 में से क्या सामान्य सिविल सहायता के बारे में बात किया। सामान्य सिविल संहिता। क्वेश्चन नंबर 38 है संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायालय का कार्यपालिका से पृथक का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में किया गया है, मतलब कि राज्य कार्यपालिका की और न्यायपालिका को 50-50 दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्या है? सुरक्षा यानी शांति के बारे में कितना 51 में कहा गया। अनुच्छेद कितना में दोस्तों? 51 में। क्वेश्चन नंबर 40 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान है? 46 में SC ST के बाद किया गया है। समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद 41 के क्वेश्चन नंबर है काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो 41 में है कि काम करने के अधिकार किससे है? अनुच्छेद 41 में। किस में है? अनुच्छेद 41 में। किस में है? अनुच्छेद 41 में। क्वेश्चन नंबर है 42। मिलान करना है, यानी कि सामने सामने मिलान हो जाएगा। सामने सामने मिलान हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत। इसके बाद 41 में काम करने का अधिकार, काम करने का अधिकार, काम करने का अधिकार। 41 में क्या है? काम करने का अधिकार। 41 में काम करने का अधिकार। 44 में समान नागरिक संहिता। इसके बाद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। कृषि एवं पशुपालन। 48 के क में क्या हो जाएगा? वन्य जीव अभ्यारण्य सब हो जाएगा, एवं वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति तत्वों में शामिल है? तो देखिए दोस्तों यहाँ केवल दूध शामिल है। केवल क्या है? दूध है, यानी कि केवल दूध कहने का शेष हो गया। मादक पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। औषधियों प्रयोजन ये कितना में कहा गया? 47। अनुच्छेद कितना में कहा गया है? 47 में कहा गया है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर बढ़ रहा है इधर 43 के बाद 44। मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ बतलाना है। तो यहाँ पर दोस्तों केवल उपरोक्त में से सही कौन है? तो केवल डू है। केवल क्या है? डू सही है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया। क्या है? परिभाषित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से कौन सा राज्य की नीति सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो सभी नागरिक के लिए समान आचार संहिता यह नहीं जोड़ा गया है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 भारत के कल्याणकारी राज्यों होने का विचार पाया जाता है, यानी कि मेन या आपको यहाँ पर याद रखना है मौलिक किस में क्या है? बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर दे दिया प्रस्तावना, दोनों दे दिया है तो दोनों मारना है। अगर नहीं दिया रहा था, अगर सी डी में इनमें से कोई नहीं तो मारते राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में।
क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया आपका 47। 48 में भारतीय संविधान में प्रतिपाष्टित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 2, 3, यानी कि 2 में क्या है, ग्राम पंचायत को संगठित करना। 2 में क्या है, ग्राम पंचायत को संगठित करना। 2 में ग्राम पंचायत को संगठित करना। 3 में है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है कितना में, अनुच्छेद 47 में। इतना याद रखना है, यानी पोषक आहार से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद 47 से शराब पर प्रतिबंध लगाया गया कितना, अनुच्छेद 47 में। इस पर से ये तो मूल कर्तव्य समझते हैं, या भाग 4 के क में है, इसका थोड़ा बेसिक बतला देते हैं। मूल कर्तव्य या 4 के क में है, मूल कर्तव्य 4 के क में है। और इसमें दोस्तों याद रखना है कि इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू किया गया था, 1976 में। और इसमें याद रखना और है कि यह इसमें एक बेर में 10 वो जोड़ा गया था। टोटल कितना वर्तमान में 11 है। 11 शुरू में 0 था, कुछ भी नहीं था इसमें से, मतलब इसको मानिए चाहे नहीं मानिए, लेकिन इसका आदर करना है। इसके लिए आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन आदर आपको करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फास्टली। क्वेश्चन है मूल कर्तव्य 4 के मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। तो हम ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया, सोवियत संघ और रूस से लिया गया। मूल कर्तव्यों कहाँ से, रूस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सी समिति ने नागरिक के मूल कर्तव्यों को 1976 में साथ ही सम्मिलित करने की अनुशासन की थी, तो स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। किसने किया था, स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। इस वजह से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया है, तो 1976 में स्थापित किया गया है। कब किया गया है, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को क्या किया जाता है दोस्तों, निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है वे संविधान संशोधन के 10वें आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है, तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे, 10। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया था, 1976 में। 1976 में बोलता है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्यादेश को जोड़ा गया है, तो 4 के क में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग से रूप में जुड़ी गई, तो 4 में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किया गया है, तो अनुच्छेद 51 के क में चाहे 51 के ए में शामिल किया गया है। 11 क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य है, तो वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 42 कितना 12 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को लागू किया गया है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का परियोजना है विनाश एवं अति अनसंवैधानिक गतिविधियों को रोकने के लिए, यानी विनाश इस सबको रोकने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, तो सभी नागरिक के लिए है, सभी नागरिक के लिए उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ रहा है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाला को दंड देने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आदर करना जरूरी है। लेकिन 1/7/9/11 इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो देखिए दोस्तों 48 के ए में है कि प्राकृतिक पर्यावरण से रिलेटेड, कितना में है, 48 के ए में है। तो यह नीति निदेशक तत्व का भाग है, ठीक है।
चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर याद रखना है मौलिक कर्तव्य करों की अदायगी नहीं है, करों की अदायगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो धर्म निजता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्या है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो हमारी मिलती जुलती संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना ही मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण ये नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में नागरिक के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित नहीं, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना यह मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी मूल कर्तव्य हो जाएगा, जैसे राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं संस्कृति विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिक के कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका शामिल हो जाएगा सत्तारूढ़ राजनीतिक दल समर्थन, यह शामिल नहीं है। इसके बाद है भारतीय संसद, भारतीय संसद, तो ये भी बोलिए देते हैं भारतीय संसद के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो संसद के नाम से जाना जाता है। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के संघीय व्यवस्था को संसद के नाम से जाना जाता है। भारत की संघीय व्यवस्था को संसद के नाम से जाना जाता है। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। भारत की संघीय व्यवस्था को संसद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। भारतीय संसद के भाई 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा भी कहा जाता है। तो प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है लोकसभा को, लोकसभा। तो भाई इसमें थोड़ा हम डिटेल बतला देते हैं, मजा आ जाएगा इसके बाद सोल्यूशन करने में। ये हो गया मान लीजिए संसद, संसद की चर्चा कितना में है 7 और 9 में है। इस पर से हो जाएगा ये लोकसभा, LS मतलब लोकसभा, RS मतलब राज्यसभा। लोकसभा की चर्चा 81 में और राज्यसभा की चर्चा 80 में। देखिए 75 89 89 80 79 में हो जाएगा संसद, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। लगातार बढ़ते चल जाना है एंटी क्लॉकवाइज का, समझे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बतलाते हैं थोड़ा लोकसभा के बारे में। यह निम्न सदन होता है, यह निम्न सदन होता है, यह अस्थायी होता है, यह अस्थायी होता है, यह युवा सदन होता है। इसका कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष होता है, इसके लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए। इसके लिए अब उसके बात करें तो यहाँ पर 6 वर्ष कार्यकाल होता है, 30 वर्ष उम्र चाहिए। यह निम्न सदन था तो यह उच्च सदन हो जाएगा, उच्च सदन हो जाएगा। ये सब भाई कुछ डिफरेंस है, इसको आपको याद रखना डायरेक्ट। और इसमें बतला दें कि संसद में अध्यक्ष या वो क्या होता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होता है, जो संसद के एक आदमी होता है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में दोस्तों वहाँ पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उसमें हो जाएगा सभापति या उपसभापति होता है। राज्यसभा में क्या होता है, सभापति या उपसभापति होता है। तो सभापति कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रपति सभापति बनाया जाता है। तो हमें याद रखना है कि सभापति कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति सभापति हो जाएगा, इससे रिलेटेड है। इसके बाद समझते हैं कि और उपसभापति कौन होगा। तो राज्यसभा में के एक सदस्य को उपसभापति बना दिया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को क्या बना जाता है, उपसभापति बना दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि संसद के कितने सदन होते हैं, 2 संसद होते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो लोकसभा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा होता है। तो लोकप्रिय सदन कौन सा हो जाएगा, लोकसभा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसद का अस्थायी सदन कौन होता है। तो अस्थायी सदन
सदन कौन सा हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है और लोकसभा भंग हो जाता है, तो ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद में अगर पूछेगा भारतीय संसद का अंग कितना होता है, तो भारतीय संसद का अंग 3 होता है। कौन सा अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। पूछेगा सदन कितना होता है, तो सदन 2 होता है। कौन कौन सदन होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, इसका क्या होता है, सदन होता है। अंग कितना होता है, 3 होता है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा अनुमति देता है, तो 105 अनुच्छेद जो है जो इसको विशेषाधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन से संसद अन्य भाग से नहीं है, तो उपराष्ट्रपति संसद के अति भाग नहीं है। मतलब संसद के भाग 3 गो होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लेकिन कौन सा भाग नहीं होता है, तो उपराष्ट्रपति इसका भाग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें से एक लोकसभा है, राज्यसभा है और ये वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति दोनों सदन से मिलकर बने होगी, तो संसद के चर्चा किसमें किया गया है, 79 में किया गया है। 79 में किसका चर्चा किया गया है, संसद की चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में कथनों में से कौन असत्य है, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, यह गलत है। राज्यसभा क्या है, अस्थायी है, मतलब यह भंग कभी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो उपरोक्त सभी सही है। उपरोक्त सभी सही है। कहने का सेंस लोकसभा भारतीय सदन के लिए प्रतिनिधित्व सभा करता है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, क्या होता है, उच्च सदन होता है, उच्च सदन होता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः होते हैं, तो निम्न सदन लोकसभा हो जाएगा, उच्च सदन राज्यसभा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है, तो संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिनिधित्व करता है, तो न्याय की समीक्ष। क्वेश्चन नंबर 17 संसद के कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। कौन सा सत्र होगा, अति बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन। बजट, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है, 6 मंथ होता है, मतलब कि 6 महीना का अंतर होता है। क्वेश्चन 19 संसद के दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन आयोजित करता है, तो कौन करता है, तो संसद के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए और संसद के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए इसको क्या करता है, संसद को दोनों सदन को अधिवेशन आयोजित करता है। किसके लिए करता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। इसके बाद क्वेश्चन है 20 नंबर संविधान भारतीय संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक किस संबंध में किया जाता है, तो संविधान संशोधन विधेयक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद की दोनों सदन की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो यह अनुच्छेद 108 में चर्चा किया गया। इसका संयुक्त बैठक कौन, राष्ट्रपति इसे बुलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22 नंबर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, तो लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, यानी कि दोनों में जब मतभेद हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। क्वेश्चन नंबर 23 संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, तो एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना इसका काम होता है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न में से होता है, क्या होता है, एक बिल जिस पर संसद दोनों सदन सहमत न हो और उस पर विचार करना और पास होना होता है। क्वेश्चन 24 है यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आ जाता है तो उसका समानता कौन करेगा, तो संसद के संयुक्त सत्र करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाया गया है,
तो याद रखना है अभी तक कितना बैठक बुलाया गया है, 3 बैठक अभी तक बुलाया गया है। कितना बैठक? 3 बैठक। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो आपको याद रखना है इसका अध्यक्षता नहीं करता है, लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 27, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना है लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन उसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्ष कौन करता है? मतलब उसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 28, संसद के संयुक्त बैठक को कौन सा संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संबोधित यानी बुलाने के काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित किया जाता है? तो उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद होता है उसको क्या करना? उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों में मतभेद होता है उसको पारित करने के लिए क्या होता है? संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों संसद के कुल उपस्थिति तथा मतदाताओं के सामान्य बहुमत द्वारा पारित होता है। इस पर से क्वेश्चन नंबर 31, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदन में मतभेद होने की स्थिति है प्रस्ताव गिर जाना। जब प्रस्ताव गिर जाता है तो दोनों सदन में मतभेद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, संसद की कार्यवाहिक सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल, जो 12 से 1 होता है। 12 से 1 ए में प्रश्नकाल होता है, जो में हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। कैसे? मौखिक तरह से क्वेश्चन पूछ सकते। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल। कौन सी प्रथा? शून्यकाल की प्रथा भारतीय संसद प्रणाली को देन है। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34 की तरफ पढ़ते। 34 है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना संसद के सूचित किए अनुपस्थिति रहता है। अगर 60 दिन से अधिक अगर वह संसद से बिना अनुपस्थिति रहता है तो उसका सदस्यता क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। नीचे दिया गया है कि संसद यानी लोकसभा राज्यसभा होता है, संसद में अधिक कितना होता है? 250 अधिकतम सीट की संख्या होता है राज्यसभा में। लोकसभा में कितना? 252 होता है। 12 मनोनीत किया जाता है और 238 अधिनियम द्वारा किया जाता है। और इधर 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पर बतलाया है कि राज्य संघ के क्षेत्रों से 20 से अत्यधिक प्रतिनिधित्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथ्य है? तो ये केवल 2 सही है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदन को मिलाकर बनेगी। संसद बनाना है तो राष्ट्रपति से और लोकसभा राज्यसभा दोनों से मिलकर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न विधेयक में से किसका एक पारित संसद के दोनों सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत पारित किया जाता है? तो संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। क्वेश्चन फिर से अगेन रिपीट करते हैं, निम्न विधेयक में से किसका एक भारतीय सदन के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। क्वेश्चन 39 है, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद ही करता है। क्वेश्चन नंबर 40, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यकता होता है? तो 1/10 भाग बुलाने के लिए। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यकता होता है? तो गणपूर्ति का यानी कि कोरम के लिए। तो याद रखना है गणपूर्ति या कोरम के लिए 1/10% चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 41, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका यानी कि न्यायपालिका के अधीन काम करता है। जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के कहने का सेंस हो गया मेरा कि जो भी मंत्री है वह सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका यानी उसके उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था?
तो 1989 में किया गया था। कब किया गया था? 1989 में किया गया था। त्रिशंकु सदन का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, अस्थायी सदन भारत में कब अस्तित्व में रही? तो 17 अप्रैल 1952 में। जैसे कि अस्थायी सदन बोले तो क्या होता है? लोकसभा। कब आई? 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की पार्लियामेंट यानी कि संसद का उद्घाटन कब हुआ? 1927 में उद्घाटन हुआ। कब हुआ? 1927 में। 1927 में उद्घाटन हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संसद 46, संसद के दोनों सदन का अति 17वां शासन कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 47, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अलावे अन्य जितना भी संसद को कैबिनेट मंत्री के अलावे अन्य सभी मंत्री को क्या कहा जाता है? को जो निर्दलीय होता है मतलब कि मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक को क्या कहा जाता है? गैर सरकारी कहा जाता है मंत्री। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत सरकार ने निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विधायी कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो 5 करोड़। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की संचित निधि से धन निर्गम किस का नियंत्रण तो संसद द्वारा ही होता है? भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का होता है। क्लियर? इस पर से समझते हैं हम राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होता है? तो ब्रिटेन के सम्राट से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होता है? तो ब्रिटेन के सम्राट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। अनुच्छेद कितना में चर्चा किया गया? 53 में किया गया है। भारत का राष्ट्रपति राज्यों का प्रधान होता है। भारत के राष्ट्रपति राज्यों का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद कितना में चर्चा किया गया? 53 में चर्चा किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? देश की वायु सेना, जल सेना और स्थल सेना तीनों का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन को क्या कहते हैं? भारत का राष्ट्रपति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। मतलब सेनाओं का कमांडर मतलब ये कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। वह संसद के किसी भी क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है तो वह संसद ये बोला नहीं। भारत के नागरिक होना चाहिए। भारत के लिए बनना है राष्ट्रपति तो 35 वर्ष होना चाहिए, एज होना चाहिए। उसमें से लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता होना चाहिए। इसमें से कौन सा नहीं? तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होना चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम एज कितना चाहिए? 35 से। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार और क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बोलता है भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, यह योग्यता नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी है? कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अब जब तक कितनों में बढ़ सकता है लेकिन न्यूनतम कितना है? 35 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को किस
निर्देश किया जाता है उच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अगर राष्ट्रपति माने चुनाव होता है, अगर उसमें कुछ विवाद होता है, जब राष्ट्रपति का अगर होता है तो चुनाव होता है, अगर उसमें कुछ विवाद होता है तो याद रखना वो कहाँ जाएगा, उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदक कम से कम कितना 50 होना चाहिए। प्रस्तावक एवं अनुमोदक कम से कम कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। अगर लेकिन और राज्य ये इतना याद रखा। और क्या बोलते हैं राज्यपाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात योग्यता मानी जाती है। तो कोई लाभ के पद ग्रहण किए हुए कौन सा हो। क्वेश्चन नंबर है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी बात अयोग्य है। तो यह गलत बात कौन सा है, और कोई भी लाभ ग्रहण किया होगा, यह क्या है, गलत बात। ऐसा रहेगा तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल स्थानांतरी मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति का पद का चुनाव संचालित किया जाता है, राष्ट्रपति के पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किसके चुनाव में अति आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजी जाती है, उच्च न्यायालय के पास भेजी जाती है। उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय, मतलब अगर कहाँ चुनाव में अगर दोनों में क्या होता है, कहता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यानी चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो वह क्या करता है, प्रावधान द्वारा संविधान के किस में चर्चा किया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। यह अनुच्छेद 71 में चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, 2 सप्ताह मिलता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। तो अनुच्छेद कितना, 56। क्वेश्चन अगेन रिपीट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि 5 वर्ष की अवधि तक पुनः बना रहता है। तो मतलब कि कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद कितना में किया गया है, 56 में किया गया कि राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, देखिए इसमें 3 चीज़ आएगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधानसभा जैसे जो राज्य में होता है वो भी निर्वाचित सदस्य होता है, इसमें एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निर्वाचन के बारे में कथन सही हो जाएगा डी ऑप्शन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार नहीं आता है, बोलता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन पढ़ते हैं अंडरलाइन करके, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है। तो यह कथन सही नहीं है, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है लेकिन यहाँ पर बोल दिया है नहीं जा सकता है, तो ये क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा, मतलब महाभियोग ला के अनुच्छेद 61 में चर्चा किया गया है, तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा 30, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 29 था, भारत के राष्ट्रपति को इसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन है 30, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया मंत्रिपरिषद, मतलब कि मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव देना होगा भाई 14 दिन पहले कि है इसी के बाद है तब यह हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 31, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू किया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, लोकसभा या
राज्यसभा किसी से शुरू कर सकते हैं राष्ट्रपति को हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। यह कितना अनुच्छेद 61 में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, तो संविधान के अतिक्रमण करने पर। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग जो राष्ट्रपति पर हम लगाते हैं वह कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकलन के रूप में संसद कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितना दिन, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे देंगे कि हम महाभियोग से रिलेटेड की बात है, तो यह 14 दिन पहले हम राष्ट्रपति को सूचना दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने समय का समर्थन होना चाहिए, तो संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य होना चाहिए कि महाभियोग प्रस्ताव को पास करने के लिए 2/3 यानी कि 66.5% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किसी भी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपनाया चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृतियों की क्या संवैधानिक होगी, तो यह कृति विद्यमान होंगी। यह कृति क्या होगा, विद्यमान। क्वेश्चन 41 है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है कि प्रक्रिया कौन सा दोष नहीं है, तो यहाँ पर याद रखना है सी, यानी राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थान पर अपने समर्थक को मनमोहित करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव कर सकता है। मतलब आप हम पर महाभियोग, मान लीजिए हम राष्ट्रपति हम पर महाभियोग लाएगा तो हम 2/3 सदस्य राज्यसभा में पारित करके क्या कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद अति गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, आम भाषा में कह सकते हैं तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिया जाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शासन दिया जाता है। कौन दिया जाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर शपथ के अनुच्छेद कितना में बात क्या है, 60 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, तो अनुच्छेद 60 के तहत क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा। मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसके समक्ष क्या लेगा, शपथ लेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 45, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, शपथ दिया जाएगा। मतलब वरिष्ठ भी नहीं है, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसको क्या दिया जाएगा, शपथ दिलाएगा। ये क्वेश्चन 46 है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को। क्वेश्चन 48 है, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन कौन करेगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। क्वेश्चन 49 है, यदि मृत्यु या त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद नियुक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालता है। क्वेश्चन 50 है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र तथा अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, 6 माह तक कर सकता है।
इक्यावन निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री भी थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे, पूर्व गृह मंत्री थे, गृह मंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति नहीं थे? मतलब भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो ज्ञानी जैल सिंह। भारत, क्योंकि ये गृह मंत्री थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन सा? बीबी गिरी चौथे राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? बीबी गिरी थे। यह भी चौथे भी थे, याद रखना है। और लंबे समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथे स्थान पर राष्ट्रपति कौन बने थे? बीबी गिरी। और बोल सकते हैं कि गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? बीबी गिरी राष्ट्रपति चुने जाने वाला प्रथम थे। क्वेश्चन 56 है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीवी रेड्डी। क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो राजगोपालचारी नहीं रहा। इस पर से क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सबसे लंबे समय तक रहे थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे थे। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद पुनर्निर्वाचन से मतलब रिलेटेड है? तो 57 पुनः निर्वाचन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 61, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जनता पार्टी के शासन के दौरान एन संजीवी रेड्डी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले हो गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का हो गया था। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित होता है? तो राष्ट्रपति में निहित होता है। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में? तो राष्ट्रपति में निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करती है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करती है। यानी कि ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री के भी करती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है, राज्यपाल को भी करता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो उपरोक्त सभी भारत की राष्ट्रपति किसका नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी को राज्यपाल की नियुक्ति करता है, नियंत्रक महालेखक का भी करता है। क्वेश्चन नंबर, केंद्रीय मंत्री के नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं होती है, यानी सेना की भी होती है, मुख्य न्यायाधीश के भी करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन से अपने पद पर रहे? भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रहे थे? तो राज्यपाल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है? तो योजना आयोग के नियुक्ति नहीं करता है राष्ट्रपति, यानी वित्त आयोग के करता है, राजकीय भाषा आयोग के करेगा, संघ लोक सेवा आयोग के करेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, योग या क्या बोले हैं कि योजना आयोग के नहीं करता है, कौन करता है? इसका प्रधानमंत्री करता है। 70 है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृत आवश्यकता होता है? तो भारत के राष्ट्रपति की आवश्यकता होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसकी भी अभियुक्ति किसी फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार दिया जाता है? यानी 71 के तहत 72 के तहत है, अनुच्छेद 72 के तहत लिख देते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदनों दोनों के लिए कुल कितने सदन को मनोनीत करता है? 14, मतलब कि राज्यसभा से 12 और लोकसभा से 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दे, यार यह इसके पावर में नहीं है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाते हैं 74, किसी
विधि के परांश क्या किसी विधि के परांश पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने के अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। किसी विधि के कोई भी विधि बनाएगा तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कौन ले सकता है? राष्ट्रपति ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श देने की बात करता है? 143। कौन करता है दोस्तों? 143। क्वेश्चन नंबर 76, संसद का अधिवेशन का बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के अधिवेशन को बुलाने के काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रपति कौन शहद एवं मंत्र देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद देता है, मतलब भाषण देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 68 ये हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? कभी नहीं। आर्थिक संकट की घोषणा कभी नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिमंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत के निम्नलिखित में किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के कोई मुख्य न्यायाधीश है तो राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? न्यायमूर्ति याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो किसी सत्र के अंतर्गत के लोकसभा की बैठक आहूत करना, यह क्या है? कार्य नहीं है। लोकसभा का सत्र बुलाएगा, ये कार्य है राष्ट्रपति का। लोकसभा का सत्र वसान करेगा, कार्य है। लोकसभा का विघटन कर सकता है, ये कार्य है। लेकिन बैठक आहूत करना का ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों का प्रत्यक्ष पत्र, जो पत्र आता है वो किसके द्वारा प्राप्त कर सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है? धन विधेयक के लिए। 84, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वोटों का प्रयोग करता है? निलंबन वीटो के। कैसे? यदि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पुनर्विचारण के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वोट का प्रयोग करता है? निलंबनकारी वोटों का प्रयोग करता है। क्वेश्चन 85, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, समवर्ती सूची। 86, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करेगा? राज्य सूची के विषय पर करेगा। अरे, और किस पर जारी नहीं करेगा? देखिए दोस्तों, जारी अगर करने का बात है तो जारी करेगा, यानी कि संघ सूची और समवर्ती सूची पर। किस पर जारी नहीं करेगा? तो राज्य सूची पर जारी नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो जब दोनों शस्त्र में हो, जब दोनों शस्त्र हो तो वह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। क्वेश्चन 88, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे उसे अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति इसको अपने पास नहीं रख सकता। समझ में आ गया? कितना क्वेश्चन है बाबू? कितना है? 143। तेरी 148 है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके बाद नेक्स्ट अपलोड करेंगे, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।